नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 मार्च सन 2023 आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। आइए बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में 10वीं पास के लिए अच्छा मौका। हरियाणा सरकार दे रही है किसानों को पैक हाउस खोलने का मौका। 31 मार्च तक करें आवेदन। सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे जरूरी नियम, बताएंगे पूरी अपडेट। मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर हरियाणा सरकार ने दी बड़ी जानकारी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में कोरोना ने फिर डराया, 24 घंटे में 53 नए मामले आए सामने। सोने चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानेंगे सोने चांदी के ताजा भाव। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों मौसम करवट ले रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अभी मौसम शुष्क बना रहेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में भी मौसम का रुख नरम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन तक मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में 30 से 31 मार्च को बादल छाएंगे और कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती है, जिससे तापमान में गिरावट होगी। संभावना है कि मार्च के जाते जाते एक बार फिर से लोगों को बारिश में भिगो सकता है, यानी महीने के आखिरी दिनों में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 30 मार्च से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फबारी और भारी बारिश देखी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र जॉब्स अपडेट। नई दिल्ली में आई अटेंडेंट के पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए अच्छा मौका। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी पुरुष या फिर महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदकों को 1000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट देना होगा, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा। हरियाणा की अनाज मंडियों में 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर शुरू हो चुकी है। सरसों का MSP की बात करें तो 5450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन सरकार ने खरीद प्रक्रिया में कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्हें पूरा करना किसानों के लिए मुश्किल हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान या तो औने पौने दामों पर सरसों बेचने पर मजबूर हो रहा है या फिर सरसों वापस घर लेकर आना पड़ रहा है। बता दें कि सरकार ने 8% नमी तक सरसों खरीद करने का अधिकार दिया है। अगर इससे ज्यादा नमी होती है तो किसान की सरसों की सरकारी खरीद नहीं होगी। ऐसे में किसान परेशान होकर प्राइवेट मंडियों को कम दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से सरसों में नमी बढ़ गई है। नियमों के हेरफेर में उलझे किसानों का कहना है कि सरकार को नियम किसानों के फायदे के लिए बनाने चाहिए, न कि नुकसान के लिए। लगातार मौसम परिवर्तनशील रहने से सरसों में नमी बढ़ गई है, तो इसमें किसान का क्या दोष है। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चले कि सरकार ने नियम बनाया है कि एक दिन में एक किसान से केवल 25 क्विंटल सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी। इसमें भी वही किसान अपनी फसल बेच पाएंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। तारीख व जिस दिन का नंबर होगा उसी दिन यह फसल खरीद की जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को ग्रामीण व्यवसाय के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके तहत गांव में फूड प्रोसेसिंग से लेकर पैक हाउस प्लांट्स बनाने के लिए लगातार किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार फल सब्जी समेत अन्य बागवानी फसलों को स्टोर करने के लिए पैक हाउस खोलने का निमंत्रण दे रही है। बागवानी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार प्रदेश में 50 पैक हाउस खोलने जा रही है। इसके लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि पैक हाउस खोलने से किसानों की आमदनी में डबल इजाफा होगा, क्योंकि पैक हाउस के सहारे फल सब्जी जैसे खराब होने वाले उत्पादों की सुरक्षित ढंग से पैकिंग कर उन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकेगा। पैक हाउस में किसान बागवानी उत्पाद जैसे कि फल सब्जी औषधियां आदि की आसानी से धुलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसान इन उत्पादों को कभी भी देश या विदेश में निर्यात कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक किसान पैक हाउस खोलने के लिए 31 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने पहले पैक हाउस के लिए आवेदन किया हुआ है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले जिले के तौर पर फरीदाबाद से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि प्रदेश के अधिकतर थानों में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इनमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है और वीडियो क्वालिटी भी बेहद घटिया स्तर की है। इसके अलावा जिन थानों में कैमरे लगे हुए हैं उनकी संख्या भी 2 से 3 ही है और वो भी थाने के मुख्य गेट पर ही लगे हैं। इनमें वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल धुंधली रहती है। इसी को देखते हुए अब हरियाणा के हर थाने में उच्च क्वालिटी के नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे थानों के मेन गेट, रिसेप्शन, अधिकारियों के रूम, रिकॉर्ड रूम और पूछताछ रूम में लगेंगे। इसकी शुरुआत फरीदाबाद के सेक्टर 7 थाने से हो रही है और थाने के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा। पहले थानों और उसके बाद चौकियों में कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहेंगे। इनकी मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर में रहेगी। नाइट विजन और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग युक्त इन कैमरों की मदद से हमें जनता के प्रति पुलिस कर्मियों के व्यवहार का भी पता चल सकेगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सोमवार को अंबाला पहुंचे। यहां किंगफिशर पर्यटन स्थल में उन्होंने जिले भर की शहरी निकाय इकाइयों के साथ मीटिंग की। मंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही एनडीसी से तंग आए शहरवासी किंगफिशर पहुंचे। यहां शहरवासियों ने मंत्री को खरी खोटी सुनाई। मंत्री सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे सके। लोगों ने कहा कि अब हम भाजपा से दुखी हो चुके हैं। हमें लाठर मंत्री चाहिए जो जनता के काम कराए, तारीख पर तारीख और आश्वासन देने वाले मंत्री नहीं चाहिए। शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री जवाब में सिर्फ यही बोल सके कि हमें लिखित में शिकायत दो। निगम के कामों से परेशान जनता बोले कि अब हमें पछतावा हो रहा है कि भाजपा को वोट दी। लोगों ने मंत्री से पूछा कि हमें बताओ हमारे काम कब होंगे। लोगों ने कहा कि नगर निगम द्वारा एनडीसी नहीं जारी की जा रही है, निगम में काम के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसी दौरान निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और विधायक असीम गोयल ने जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। हरियाणा कैडर में 1986 बैच के आईएएस संजीव कौशल प्रदेश के मुख्य सचिव यानी सीएस बने रहेंगे। हरियाणा सरकार ने संजीव कौशल को रीडेजिग्नेट किया है। हरियाणा सरकार की ओर से 1 महीने पहले ये आदेश जारी कर दिए गए थे। अब सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में मुख्य सचिव की जिम्मेदारियां तय की गई है। हरियाणा को जुलाई में नया डीजीपी भी मिलने वाला है। इसकी वजह यह है कि वर्तमान में डीजीपी के पद पर तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीके अग्रवाल 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। हालांकि सरकार उन्हें 15 अगस्त तक एक्सटेंशन दे सकती है। हरियाणा के डीजीपी बनने के लिए रिटायरमेंट में कम से कम 2 साल का कार्यकाल शेष रहना चाहिए। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना लौट आया है। 24 घंटे के दौरान 53 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि पाई गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 2 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। एक दिन पहले एक्टिव केस 103 दर्ज किए गए थे, जो अब बढ़कर 202 पहुंच गए हैं। अकेले गुरुग्राम में 39 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद में 7, पंचकुला में 5, हिसार और यमुनानगर जिले में 1-1 लोगों में संक्रमण मिला है। रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की गई है। रिकवरी रेट 98.96% पहुंच गया है। कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में धीरे बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने त्वरित संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक को निर्देश जारी किए हैं कि वे कोरोना और अन्य संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें। हरियाणा के नारनौल में एसडीएम मनोज कुमार ने सोमवार को जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से मुलाकात कर नुकसान के बारे में जानकारी हासिल की। एसडीएम गांव बापड़ोली, नांगलकाठा, चिंडालिया व मोहनपुर में पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देश पर फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है। गैर बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सूचना देने के लिए कहा गया है। वहीं बीमित किसानों को कृषि कार्यालय, PMFBY पोर्टल अथवा क्रॉप इंश्योरेंस एप्लीकेशन पर सूचना देने के लिए कहा गया है। लगभग सभी किसानों ने अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से सूचना दे दी है। अब अधिकारियों के द्वारा आकलन करके जल्द से जल्द रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक बार फिर से लोगों को झटका दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले महीने होने वाले मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी समिति की बैठक में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। देश में खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर बनी हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को लेकर अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा है। ऐसे में रिजर्व बैंक भी रेपो रेट में बढ़ोतरी जारी रख सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मौद्रिक नीति की पहली बैठक 3 अप्रैल से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। जानकारों की माने तो मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। यह फैसला जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ाने वाला साबित होगा। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन समेत सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे और ज्यादा EMI चुकानी पड़ेगी।
मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर बहादुरगढ़ में 82 दिनों से धरने पर बैठे 4 जिलों के किसानों की बड़ी जीत हासिल हुई है। कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई जमीन का अब सरकार दोगुना मुआवजा देगी। बता दें कि झज्जर के डीसी शक्ति सिंह किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्हें बताया गया कि सरकार ने आपकी मांग पर सहमति जताई है और आपको बढ़ी हुई मुआवजा राशि मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि अब धरना प्रदर्शन बंद कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि किसानों का शुरू से ही कहना था कि उनकी जमीन के मुआवजे के लिए गलत ढंग से आकलन किया गया है, इसलिए सुनवाई न होने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। मुआवजा राशि बढ़ने के साथ ही अब हरियाणा के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने की तस्वीर भी साफ हो गई है। बता दें कि इस रेल कॉरिडोर के लिए पलवल, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिले के किसानों की जमीन अधिकृत हुई थी। मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग कर रहे किसानों ने इसे अपनी जीत बताया है। सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे जरूरी नियम। वित्तीय वर्ष 2022-23 अब खत्म ही होने वाला है। इसी के साथ 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 प्रारंभ हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष के लागू होने से आम लोगों पर भी इसके बदले हुए नियमों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आपको इन नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों ने आधार को पैन से लिंक नहीं करवाया है उनको भी 31 मार्च 2023 तक यह काम कर लेना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद ऐसे लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क विशिष्ट वितरण पहचान संख्या के सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 31 मार्च 2023 के बाद सोने के आभूषण और बिना HUID के हॉलमार्क वाले सोने की कलाकृतियों की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। साथ ही 1 अप्रैल 2023 से सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से भी पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की जा सकती हैं। मार्च के महीने में ही LPG के दामों में वृद्धि की गई है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि 1 अप्रैल से ईंधन के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की जानकारी देने के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल दोनों खोल तो दिए हैं, लेकिन अभी भी तकनीकी खामियां बरकरार हैं। इसी के चलते किसान न तो फसल का पंजीकरण करा पा रहा है और नई फसल खराब की जानकारी अपलोड कर पा रहा है। एक साथ काफी संख्या में किसानों के पोर्टल खोलने के चलते बार बार एरर भी आ रहा है। मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचा तो उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा से खोलने का आदेश दे दिया है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया था कि क्षतिपूर्ति पोर्टल में वही किसान फसल खराब की जानकारी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण नहीं कराया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी डीसी को आदेश दिया था कि वह संबंधित गांव की लिस्ट सरकार को दे ताकि दोबारा से पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सके। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पोर्टल तो खोल दिया गया है, लेकिन किसानों की समस्या जो की त्यों बनी हुई है। फिलहाल प्रदेश भर से डीसी उन गाँव की लिस्ट राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज रहे हैं जहाँ पर 25% से अधिक नुकसान हुआ है। इससे नीचे के नुकसान वाले किसान पोर्टल पर अपनी जानकारी नहीं दे पाएंगे। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि दोनों पोर्टल खुले हुए हैं, कुछ तकनीकी खामी होने के चलते दिक्कत आ रही है, इसे ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल पिछले साल ही हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था कि सरकार प्राकृतिक आपदा से 24% तक फसल खराब होने की मुआवजा नहीं देगी। 25 से 32%, 33 से 49%, 50 से 74% और 75 से 100% फसल खराब होने की स्थिति में ही मुआवजा दिया जाता है। सरकारी नौकरी अपडेट। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में बस ड्राइवर सहित 177 पदों पर निकली भर्ती, 10 अप्रैल तक करें अप्लाई। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओर से बस कंडक्टर और हैवी बस ड्राइवर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 177 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2023 तय की गई है। उम्मीदवारों को सिलेक्शन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा में 100 सवाल होंगे। यह परीक्षा हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी भाषा में होगी। लिखित परीक्षा में सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड में शामिल होना होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने मैट्रिक रिक्रूट्स यानी MR और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी SSR अग्निवीर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार नौसेना की MR और SSR कैटेगरी में अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट agnivirnavy.cdac.in पर चेक कर सकते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 126 अंक की बढ़त के साथ 57,653 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 40 अंकों की बढ़त देखने को मिली। यह 16,985 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 1.11% नीचे गिरा है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन, विल्मर पावर, टोटल गैस एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और NDTV में 5-5% की गिरावट
देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 58,892 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 69,369 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ डॉलर रुपया के मुकाबले 3 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 37 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।